हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत। और ये हमारे 10th चैप्टर से स्टार्ट होती है, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, उपनिवेशवाद और देहात। जैसा कि हमने 9th चैप्टर के देखा है कि हम मुग़ल पीरियड को पढ़ रहे थे। मुग़ल पीरियड तक हमारा मिडिवल पीरियड चल रहा था और मुग़ल पीरियड का जब पतन होना स्टार्ट हुआ, डिक्लाइन हुआ, उसी टाइम के बाद में हमारा जो आधुनिक भारत है या मॉडर्न हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, मुग़ल पीरियड के दौरान ही आप देखोगे बहुत सारे यूरोपियंस जो थे वो इंडिया में आने स्टार्ट हो गए थे और उनके आने के बाद जो चेंजेस इंडिया में हुए उन्हीं के बाद में आधुनिक जो इतिहास है हमारा वो स्टार्ट होता है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देखेंगे कि जो आधुनिक भारत है या आधुनिक इतिहास है वो हमारा कैसे शुरू हुआ, क्या क्या उसके कारण रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे हम 1498 डेट आपको बहुत अच्छे से याद होगी। 1498 में जब हम पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा भारत आया या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ठीक है, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के सी रूट समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, काफ़ी बार हम ऐसा पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो कुछ बच्चों के यहाँ पे सवाल होते हैं क्या उससे पहले भारत की खोज नहीं की गई थी या भारत के बारे में नहीं पता था। तो ऐसा नहीं है, उससे पहले भी इंडिया था और इंडिया के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन मेनली 1498 में सी रूट की खोज की गई क्योंकि 15वीं शताब्दी में 15th सेंचुरी में जो जहाज उद्योग था, ठीक है, जहाज़ बनाने का जो उद्योग था, या उससे पहले जैसे हमने पढ़ा है कि कंपास वगैरह इस टाइम पीरियड में बनने स्टार्ट हो गए थे, तो उन चीज़ों से जो सी रूट थे, समुद्री मार्ग थे, उनसे यात्रा करना बहुत ही सरल और बहुत ही सस्ता हो रहा था और बहुत ही कम समय में समुद्री मार्ग के जरिए एक देश से दूसरे देश में जाना आसान हो रहा था। ठीक है, तो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। अब देखते हैं कि जैसे 1498 में जो वास्को डी गामा थे ये पुर्तगाल से आए थे, पुर्तगीज़ थे ये। इनके आने के बाद में धीरे धीरे और जो यूरोपियंस कंट्री थी वो इंडिया में आनी स्टार्ट हो गई थी। तो हम उसके सीक्वेंस देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं वो इंडिया में कौन से सीक्वेंस पे आए। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली लोग इंडिया में आए थे। जैसा हमने पढ़ा 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आए थे, उन्होंने ही भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। सेकंड जो पुर्तगाली आए, जो पुर्तगीज़ थे, वो थे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, ये 1500 में भारत आए। इनके बाद में वास्को डी गामा के बाद में दूसरे जो पुर्तगीज़ भारत आए वो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल थे। ठीक है, 1500 में ये भारत आए थे। और पुर्तगालों के बाद में या पुर्तगीज़ के बाद में सेकंड नंबर पर कौन आए इंडिया में? डच लोग आए। ठीक है, काफ़ी बार हम ये मिस्टेक कर देते हैं, गलती, कि जो अंग्रेज़ हैं वो सबसे पहले भारत आए और अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं है, अंग्रेज़ आप देखोगे वो 3rd नंबर पर भारत आए थे। ठीक है, सेकंड इसमें है डच लोग भारत आए थे। डच कहाँ के थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, नीदरलैंड या हॉलैंड के लोग थे। कब आए ये? 1595 या 96 में इनका एवरेज माना जाता है कि 1595 में डच लोग इंडिया में आए। और जैसे जैसे ये लोग आते गए इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ या अपने जो व्यापारिक अड्डे हम कह सकते हैं उनको बनाना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे वहाँ पे व्यापार के मकसद से आए थे और अपने व्यापार को फैलाना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश लोग यहाँ पे आए, अंग्रेज़ लोग कहाँ आप आए? ठीक है, 1698 में 1608 में 1608 में, ठीक है, 1608 में जो अंग्रेज़ थे वो भारत आए। और सबसे पहले जो अंग्रेज़ आया वो था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 में एक अंग्रेजी जहाज़ जो भारत आए वो सूरत पोर्ट पे आए थे, सूरत बंदरगाह पे आए थे सबसे पहले। ठीक है, 1608 में। उसके बाद में 1611 में 1611 में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी हम कह सकते हैं, व्यापार बनाने के लिए जो कंपनी इन्होंने बनाई कोठी, वो इन्होंने मसूलीपट्टनम ने बनाई, मसूलीपट्टनम में। दूसरा है कैप्टन हॉकिंस जब इंडिया में आए तो उस टाइम यहाँ पे जहांगीर का टाइम पीरियड चल रहा था, जहांगीर का शासन था और ये जहांगीर के समय में ही इंडिया में आए थे। 1611 में इन्होंने जब मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी बना ली थी, उसके बाद 1613 में जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी थी कि ये अपने व्यापार को फैला सकते हैं और उसके लिए अपनी जो व्यापारिक कोठियाँ हैं, अपने जो ग्रुप हैं, संगठन, वो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अंग्रेज़ों ने भारत में अपना व्यापार फैलाना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे लास्ट में जो आए वो थे फ्रेंच।
ठीक है। फ्रांसीसी लोग सबसे बाद में आए थे, ये 1664 में आए थे, 1664 में आए थे। किसके टाइम पीरियड में? जब फ्रांस में लुई 14 का टाइम पीरियड चल रहा था, लुई 14वें का टाइम पीरियड चल रहा था। उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं ने ही एक संगठन या एक ग्रुप था, उसको इंडिया भेजा था व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो ये 1664 में आए और इन्होंने अपनी व्यापारिक जो प्रथम व्यापारिक कोठी थी वो कहाँ पे बनाई? सूरत में बनाई, ठीक है, सूरत में बनाई। तो इस सीक्वेंस में ये जो यूरोपियंस थे ये इंडिया में आए। सबसे पहले पुर्तगीज, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और लास्ट में फ्रांसीसी, ठीक है। अब जैसे जैसे जो यूरोपियंस देश थे, यूरोपियंस लोग थे, वो इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि जो इंडिया है, भारत है, वो एक सोने की चिड़िया है, मतलब एक बहुत ही धनी देश है। लेकिन जब यूरोपियंस इंडिया में आए थे तो उनका मेन मोटिव क्या था? सिर्फ व्यापार करना। वो व्यापार करने के उद्देश्य से ही भारत में आए थे। लेकिन आने के बाद में उन्होंने देखा कि भारत में बहुत सारा पैसा है, भारत जो है बहुत धनी देश है। तो उनका जो उद्देश्य था या उनका जो मन था वो बदल गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ आने के बाद में जब उन्होंने व्यापार बढ़ाना स्टार्ट किया तो यहाँ से चीज़ें खरीद कर जब वो अपने देश ले जाते थे तो उस पर भारी टैक्स वो उनको, जो हमारे यहाँ के शासक थे इंडिया के, उनको देना पड़ता था। लेकिन अंग्रेज़ क्या चाह रहे थे या फिर यूरोपियंस क्या चाह रहे थे कि ये जो व्यापार इंडिया के साथ कर रहे हैं ये उनको फ्री किया जाए, ठीक है, उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाए। क्योंकि यहाँ से व्यापार करने के बाद में, इतना सारा टैक्स देने के बाद में उनको प्रॉफिट कम होता था। तो वो क्या चाह रहे थे कि यहाँ से उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि जो हम ये टैक्स लगा रहे हैं, अपना पैसा यहाँ पे दे रहे हैं, अपना जो सिल्वर है, चांदी के रूप में उस टाइम ज़्यादा व्यापार हो रहा था, जो चांदी यहाँ पे हम दे रहे हैं, ऐसा हो कि यहाँ से हम फ्री में चीज़ें लेके जाएं या फिर उन पर टैक्स कम लगाया जाए। तो इसी मकसद से उन्होंने भारत पर कब्जा करने की सोची कि यहाँ के हम ही शासक बन जाएं, जिससे हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। और इसी के चलते उन्होंने अपनी नीतियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बंगाल की दीवानी पर अधिकार प्राप्त किया, यानी बंगाल के कुछ जो गांव थे उन पर राजस्व इकट्ठा करने का एक दीवानी का काम जो होता है वो उन्होंने प्राप्त कर लिया मुग़ल शासकों से, ठीक है। और उसी के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी जड़ें रोपना स्टार्ट कर दिया, अपना कब्जा वहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे जो यूरोपियंस कंट्री थी वो अपनी सैनिकों को यहाँ पे लाने लगे और अपना एक साम्राज्य यहाँ पे धीरे धीरे बनाने लगे थे। और इसी एवज में यूरोपियंस लोगों ने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिनमें उनको बहुत सारे यहाँ पे युद्ध हुए, ठीक है। उन्हीं युद्धों में से हम कुछ जो मेन हैं उनको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का एक ऐसा युद्ध था जो बंगाल में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जो अंग्रेज़ अधिकारी थे लॉर्ड क्लाइव, उनके बीच में हुआ था 1757 में। 1587 में प्लासी का युद्ध बंगाल में हुआ था। सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे और जो अंग्रेज़ अधिकारी थे लॉर्ड क्लाइव, उनके बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज़ों की जीत हुई थी, ठीक है। ये युद्ध होने के पीछे कारण था कि अंग्रेज़ जो थे वो बंगाल से जो व्यापार कर रहे थे उसके ऊपर वो कोई भी टैक्स नहीं दे रहे थे, वो बिल्कुल फ्री कर रहे थे। लेकिन ये बात जब सिराजुद्दौला को पता चली तो उन्होंने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया, उनके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया और उनको बंगाल से बाहर खदेड़ना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये युद्ध सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ। लेकिन इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार क्यों हुई? क्योंकि उन्हीं के एक मंत्री मीर कासिम ने उनके साथ में धोखा किया और मीर कासिम जाके लॉर्ड क्लाइव से मिल गए थे और इसी कारण जो है वो सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध के बाद ही जो भारत की गुलामी है वो स्टार्ट हो गई थी। भारत एक गुलाम बन गया था क्योंकि अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। पूरे तरीके से कब्जा कर ही लिया था, सिर्फ जो शासक थे उनको एक कठपुतली यानी अपने हाथ से नचाने वाली चिड़िया बनाकर रख दिया था, ठीक है। सिराजुद्दौला के मरने के बाद में उन्होंने जो मीर कासिम थे, जो सिराजुद्दौला के ही एक मंत्री थे, उनको यहाँ का राजा बनाया मीर कासिम को। लेकिन मीर कासिम भी कुछ टाइम तक वहाँ के शासक बने और जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ जो हैं वो उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं, जो नियम कानून राजा ने बनाए हैं उनका पालन नहीं कर रहे, तो अगला ही जो युद्ध है वो मीर कासिम के साथ हुआ अंग्रेज़ों का। हेक्टर मुनरो उनके अपोजिट थे, ठीक है। सेकंड युद्ध था हमारा बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, ये बंगाल में ही। और ये किस किस के बीच? मीर कासिम, जिसको अंग्रेज़ों ने ही शासक बनाया था, मीर कासिम, और इधर हेक्टर
मुनरो, ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ और यहाँ पे मीर कासिम की हार होती है और हेक्टर मुनरो या अंग्रेज़ों की जीत होती है। उसके बाद में जो अंग्रेज़ हैं वो मीर जाफ़र को, ठीक है, मीर जाफ़र को यहाँ का शासक बना देते हैं। जब उन्होंने मीर जाफ़र को बंगाल का शासक बनाया तो इससे भी अंग्रेज़ सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शासक बनाने के बाद एक उन पर प्रेशर बना होता है अंग्रेज़ों पर, या एक फोर्स वो उस पर डालते हैं कि ये टैक्स दो, ये टैक्स दो। तो इसके बाद में उन्होंने मीर जाफ़र को भी गद्दी से हटा दिया और अंग्रेज़ स्वयं ही बंगाल के नवाब या बंगाल के शासक बन गए थे और यहाँ से ही बंगाल को उन्होंने गुलाम बना लिया था। कॉलोनियल रूल जो एक उपनिवेशवाद है, जो उपनिवेशवाद स्थापित हुआ बंगाल में, वो सबसे पहले कहाँ पे स्थापित हुआ? बंगाल में, ठीक है, सबसे पहले बंगाल में स्थापित किया था। ये 2 युद्ध हैं जो हमारे बंगाल के साथ में हुए थे। इसके बाद या इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं जो इंडिया के अदर पार्ट में होते रहे हैं, जैसे आंग्ल सिख युद्ध जो पंजाब के साथ हुए, आंग्ल मराठा युद्ध जो महाराष्ट्र में थे उनके साथ में हुए। इसी में एक आंग्ल मैसूर युद्ध जो मैसूर में टीपू सुल्तान के साथ हुए थे। आंग्ल मैसूर 4 युद्ध हुए थे, ठीक है, 1767 में, 1780 में, 1790 में और 1799 में। 1799 में जो टीपू सुल्तान थे उनको मार दिया गया था और मैसूर पर अधिकार कर लिया था। ऐसे ही आंग्ल केरल युद्ध, यानी बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रों में भी अंग्रेज़ों ने युद्ध कर करके और उनको हरा के रणनीतियाँ बनाकर पूरे भारत पर एक तरीके से कब्जा कर लिया था। और यहाँ से ही हमारा स्टार्ट होता है उपनिवेशवाद, ठीक है, उपनिवेशवाद और देहात। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ भारत में लागू की, वो सभी नीतियाँ हम अपने 10th चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें बंगाल एंड जमींदार, बंगाल और जमींदार। जैसा कि हमने देखा कि जो उपनिवेशवाद था या औपनिवेशिक शासन था सबसे पहले बंगाल में स्थापित हुआ। कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल। औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल क्या होता है? कॉलोनियल रूल जब एक देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है तो गुलाम देश उसका उपनिवेश बन जाता है और वो होता है औपनिवेशिक शासन, यानी किसी दूसरे देश का शासन होना, ठीक है। तो औपनिवेशिक शासन सबसे पहले कहाँ पे स्थापित हुआ? बंगाल में। अंग्रेज़ों ने बंगाल की दीवानी ले ली, उसके बाद कुछ युद्ध हुए और वो वहाँ के शासक बन गए थे और अब इन्होंने बंगाल में अपने गवर्नर जनरल बनाना स्टार्ट कर दिया था। एस्टैब्लिश्ड ए न्यू रिजीम ऑफ लैंड राइट्स एंड ए न्यू रेवेन्यू सिस्टम। और जैसे ही इन्होंने बंगाल में औपनिवेशिक शासन स्थापित किया, बंगाल में जो लैंड राइट थे, भूमि के जो अधिकार थे, उनको एक नए सिरे से बनाना स्टार्ट कर दिया और न्यू रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे लागू कर दिया, यानी राजस्व प्राप्ति की जो प्रणाली थी उसको भी चेंज कर दिया गया, ठीक है। बंगाल पर कब्जा होने के बाद में वहाँ की जो नीतियाँ थी उनको बिल्कुल ही धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट कर दिया गया। इसी में हमारा फर्स्ट पॉइंट है एन ऑक्शन इन बर्दवान, ठीक है। बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना। जैसा इसमें हमारा दिखाया गया है कि जो बर्दवान के शासक हैं, जो राजा है, उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जा रहा है, ठीक है। घटना कब की है? 1797 की। इन 1797 देयर वाज एन ऑक्शन इन बर्दवान। बर्दवान में एक नीलामी की जा रही है। किसकी नीलामी है? जो बर्दवान के शासक हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी नीलामी की जा रही है। तो इस नीलामी के पीछे, इस ऑक्शन के पीछे क्या रीज़न है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है इसमें द परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था 1793 में। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ जो नए रेवेन्यू सिस्टम है उनको लागू किया गया था, जो नए भूमि के अधिकार हैं उनको लागू किया गया था। तो इन सब के बाद में एक नीलामी हुई, उनकी वजह इसमें हम देखेंगे। तो परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त है क्या? इसको लागू किया गया 1793 में। किसने लागू किया? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। जब परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया बंगाल में, तो कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था और कॉर्नवालिस ने ही इस परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त को स्टार्ट किया गया था। देखते हैं इसमें द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। यानी इसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रेवेन्यू है उसको फिक्स कर दिया गया, परमानेंटली फिक्स कर दिया गया, ठीक है। स्थायी रूप से उसको स्थायी कर दिया गया कि इसके
जो रेवेन्यू लगाया जा रहा है उससे ज़्यादा या कम कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा। फिक्स द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे, और जमींदार लोग उसको कंपनी को पे करेंगे, कंपनी को चुकाना पड़ेगा। इसमें क्या किया गया कि 1793 में एक स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया जिसमें अंग्रेज़ों ने ये कहा कि जो क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन है या उनके अंडर आ रहा है उनसे जो राजस्व प्राप्त किया जाएगा, रेवेन्यू लिया जाएगा, वो परमानेंट फिक्स रहेगा, वो हमेशा स्थायी रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हर साल उतना ही रेवेन्यू जमींदारों को, जो ब्रिटिश राज है या ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, और ये रेवेन्यू कौन चुकाएगा? जमींदार। ठीक है, जमींदार लोग इसको चुकाएंगे। नेक्स्ट है इसमें द स्टेट ऑफ दोज हु फेल टू पे वर टू बी ऑक्शन टू रिकवर द रेवेन्यू, कि जो लोग या जो जमींदार ये रेवेन्यू देने में फेल होंगे उनकी संपत्ति को नीलाम करके ये जो रेवेन्यू है इसको रिकवर किया जाएगा, इसको प्राप्त किया जाएगा। ऐसी नीतियाँ बनाई गई, यानी कि रेवेन्यू फिक्स है और फिर भी अगर कोई टाइम से उसको जमा नहीं कराता, उसको सबमिट नहीं करेगा उसको, तो उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसको नीलाम किया जाएगा, उसको बेचा जाएगा, और नीलाम की हुई जो राशि आएगी, जो धनराशि आएगी, उससे रेवेन्यू को प्राप्त किया जाएगा। ये यानी एक परमानेंट सेटलमेंट, एक स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों ने लागू किया गया था, और जो जमींदार इसको नहीं चुकाते थे उनकी संपत्ति को नीलाम किया गया। तो जो ये नीलामी यहाँ पे हमने पढ़ी कि बर्दवान के शासक की जो प्रॉपर्टी थी उसकी नीलामी की जा रही थी, वो इसी का कारण था कि उन्होंने जो रेवेन्यू था उसको नहीं चुकाया था और इसलिए उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जा रहा था। लेकिन ये जो नीलामी होती थी, ये जो ऑक्शन होते थे, ये एक तरीके से फर्जी होते थे। इनमें 95% जो नीलामियाँ थी या जो ख़रीदारी थी वो फर्जी होती थी, क्योंकि जो राजा होते थे उनके सर्वेंट या उनके एजेंट ही ये इनकी प्रॉपर्टी को राजा की तरफ से खरीद लेते थे, और बाद में वहाँ पे जो काम का चलता था वो राजा के अधीन ही चलता था। ऐसा नहीं था कि राजा से और दूसरे राजा को बेच दी गई थी, नहीं, ये राजा के जो सर्वेंट थे, उनके एजेंट थे, वो ही इन चीज़ों को खरीद लेते थे। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे कि जब ये बंगाल में अंग्रेज़ों का शासन बन गया था तो इसमें 75% जमींदारियों को, जो जमींदारी थी उसको नीलाम किया गया था। क्यों नीलाम किया गया? इतनी सारी, जब अंग्रेज़ों ने किसी को जमींदारी दे दी उसके बाद में उन जमींदारियों को नीलाम क्यों किया गया, क्यों चेंज किया गया, क्यों दूसरों को दिया गया, इसके पीछे क्या रीज़न था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, अदा नहीं किए गए राजस्व की समस्या, कि जो परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया और उसके बाद जो राजस्व है वो क्यों नहीं जमा करवा पाया, तो उसकी क्या प्रॉब्लम थे। ठीक है, फर्स्ट इसमें देखेंगे बाय द 1770s द रूरल इकोनॉमी इन बंगाल वाज क्राइसिस विद रिकरेंट फेमाइन एंड डिक्लाइन एग्रीकल्चर, कि 1770 के दशक में आके जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, बंगाल की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो संकट में थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अकाल पड़ रहे थे। ठीक है, अकाल जो सूखा पड़ता है, बारिश न होने की वजह से जो कृषि है, जो फसलें हैं वो नष्ट हो गई थी। ठीक है, डिक्लाइन एग्रीकल्चर, और कृषि का पतन हो रहा था 1770 के दशक में। तो ये जो कंडीशन इस टाइप की बनी हुई थी बंगाल में, ब्रिटिश अधिकारियों का यहाँ क्या मानना था कि परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा, परमानेंट सेटलमेंट से ही ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिशियल फीट दैट एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड द रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट कुड ऑल बी डेवलप्ड बाय एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। और जो अधिकारी थे उनका क्या मानना था, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका मानना था कि एग्रीकल्चर, कृषि, ट्रेड, व्यापार और रेवेन्यू रिसोर्स, जो राज्य के राजस्व संसाधन हैं, उन सबको कैसे उनमें विकास किया जा सकता है, कैसे उनको डेवलप किया जा सकता है, इसका एकमात्र तरीका था इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, कृषि में निवेश करना। ठीक है, और कृषि में निवेश कैसे किया जाएगा, जब जो वहाँ की नीतियाँ हैं उनमें चेंज किया जाएगा। कैसे? जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, भूमि संबंधी जो अधिकार हैं उनको बदला जाएगा, या फिर परमानेंटली फिक्सिंग द रेट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, जो राजस्व के जो रेट हैं उनको परमानेंटली फिक्स कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही पता हो कि उसके पास जो 100 रुपये हैं
जो उसने 100 रुपये कमाए हैं उसमें से 50 उसको रेवेन्यू के रूप में सरकार को देने हैं। ये हर साल उसको पहले से पता होगा, तो उसके पास जो 50 रुपये प्रॉफिट के बचेंगे वो किसी ना किसी तरीके से अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, या फिर जो 50 रुपये उसके पास अपने प्रॉफिट के हैं वो किसी अच्छे कार्य में उसको लगाने की सोचेगा। जैसे कि किसी किसान के पास अगर 50 रुपये जो बच रहे हैं अपने प्रॉफिट के, वो इन 50 रुपये का यूज कहाँ करेगा? एग्रीकल्चर में निवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा, जिससे क्या होगा? खेती बढ़ेगी। और जब खेती बढ़ेगी, ठीक है, कृषि बढ़ेगी, तो उससे अपने आप ही ट्रेड जो व्यापार है वो बढ़ेगा और राजस्व भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान है, सबसे ज़्यादा फोकस एग्रीकल्चर पर किया गया कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाए। अब एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट किस तरीके होगा? परमानेंट सेटलमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट इसी के बाद जब परमानेंट सेटलमेंट लागू किया जाना था तो उसी समय एक समस्या थी, एक प्रॉब्लम थी कि परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ में स्टार्ट किया जाए, यानी सीधे किसानों से या फिर कोई एजेंट बनाए जाए। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद द राजास एंड तालुकदार। जो परमानेंट सेटलमेंट है, स्थायी बंदोबस्त है, वो किन के साथ शुरू किया गया? जो राजा थे उनके साथ और जो तालुकदार थे, ठीक है, जो धनी लोग थे उनके साथ में परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त को स्टार्ट किया गया। ठीक है, दे वर नाउ क्लासिफाइड एज जमींदार, और इनको जमींदार के रूप में वर्गीकृत किया गया कि जो ब्रिटिश सरकार के जो एजेंट हैं, एक तरीके की एजेंट ही थे जो किसानों से, ठीक है, जो किसानों से राजस्व इकट्ठा करेंगे और उसको ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसके पास में जमा करेंगे। तो ये एक तरीके के एजेंट ही थे और इनको क्या नाम दिया गया? जमींदार। चाहे वो राजा हो या तालुकदार, वो अंग्रेजों के जमींदार ही कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द जमींदार वाज नॉट ए लैंड ओनर इन द विलेज। जो जमींदार थे, ठीक है, ये गाँव के जो ज़मीन थी या भूमि थे उसके अधिकारी नहीं थे, उसके स्वामी नहीं थे। ठीक है, गांव की जो ज़मीन है, जो संपत्ति है, उसके स्वामी नहीं बन गए थे कि इनको जमींदारी प्रथा दी गई, जमींदारी दी गई तो ये वहाँ के राजा बन गए, नहीं। ठीक है, बट ए रेवेन्यू कलेक्टर, ये क्या थे? ये सिर्फ एक रेवेन्यू कलेक्टर थे जो राजस्व इकट्ठा करने वाले हैं, जिनको संहारता या संग्राहक भी कहा गया है। ठीक है, ये राज्य के रेवेन्यू कलेक्टर थे। इस तरीके से आप इनको देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे किसान हैं, ठीक है, छोटे किसान जिनको योमेन भी कहा गया है, योमेन फार्मर। ठीक है, छोटे किसान हैं, उनसे राजस्व इकट्ठा करेंगे, जमींदार हो गए जिसमें राजा या फिर तालुकदार हो गए, और ये इस राजस्व को कहाँ पे जमा करवाएंगे? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके पास में जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनके पास में। तो इस तरीके से कि ये चेन बनाई गई। जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो डायरेक्ट किसानों से संबंध ना रखते हुए सीधे जमींदारों से रखेंगे, और जमींदार इन दोनों के बीच के कड़ी रहेंगे जो इनसे भी संपर्क में रहेंगे और इनसे भी संपर्क में रहेंगे। ठीक है, और इसी वजह से जब ये जमींदार थे, इन जमींदारों के अंडर आप देखोगे कभी कभी 400 विलेज यानी 400 से भी अधिक गांव इनके अंदर रखे गए, इनके अंडर में रखे गए। ये उनके ऊपर 400 गाँव से 500 गाँव से इस तरीके से जो राजस्व था, रेवेन्यू था, उसको इकट्ठा करते थे और उसको बाद में यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को जमा करवाते थे। ठीक है, लेकिन कभी कभी यही प्रॉब्लम के साथ में हुई कि या तो छोटे ज़मींदार जो हैं वो रेवेन्यू देने में सफल नहीं हो पाए, सक्षम नहीं थे, और इनके पास पूरा जो राजस्व था वो इकट्ठा नहीं हो पाया, और वो इकट्ठा जो राजस्व था वो इसको जमा नहीं करवा पाए। इन्हीं वजह से जो जमींदार थे उनकी जो संपत्ति थी, जो प्रॉपर्टी थी, उनकी नीलामी की गई, जिसके बारे में हमने बर्दवान में पढ़ा कि बर्दवान की जो राजा है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो नीलाम की जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका परमानेंट सेटलमेंट के बारे में कि कैसे परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया और क्या व्यवस्था उसमें की गई थी। ठीक है, ओके।